सेफ स्पीड के बाद मुझे जो कवर करना पड़ेगा इट इज रेडियस ऑफ कर्व। मैं आपके सामने रेडियस ऑफ कर्व की बात करूंगा और रेडियस ऑफ कर्व के बाद मैं आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा इट इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन। अपन को यहां पर सुपर एलिवेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। सुपर एलिवेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके सामने डिस्कशन करूंगा उसको बोला जाता है उसको बोला जाएगा, देखिए मैं आपके सामने क्या बोलने की कोशिश करता हूं, मैंने आपके सामने बोला नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा उसको बोला जाएगा सर, उसको बोला जाएगा ट्रांजिशन कर्व। मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करूंगा कि एक्चुअल में ट्रांजिशन कर्व किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व का लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और फिर अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करना चाहता हूं तो वो नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू उसको बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाएगा, हम आपके सामने बात करेंगे वर्टिकल, हम आपके सामने बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू हॉरिजॉन्टल कर्व। मुझे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद मुझे जो यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा इट इज वर्टिकल कर्व। और वर्टिकल कर्व के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे डिस्कस करना पड़ेगा इट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, उसको मैंने बोला ग्रेडियंट। तो अगर मैं आपके सामने ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक की बात करता हूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक में मुझे इतने टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे तरीके से समझिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपके सामने स्पीड की बात करता हूं मेरे भाई, सेफ स्पीड। सेफ स्पीड का मतलब क्या होता है, सेफ स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनके बारे में मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। सेफ स्पीड का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने सेफ स्पीड की बात करूं, अच्छा हाँ एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको स्क्रीन पर थोड़ा ये डॉट धुंधला धुंधला टाइप दिख रहा होगा तो सर मेरे कैमरे के लेंस में थोड़ा सा पानी चला गया है, ठीक है ना, तो उस पानी के कारण वो ऐसा नजर आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट है ना। आज का क्लास कैंसिल नहीं करेंगे किसी भी रीजन से, आप थोड़ा सा उसको कंसीडर कर लेंगे क्या सभी लोग, एक बार यस और नो में आंसर दे दिए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, ठीक है ना। क्यों मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं, तो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सेफ स्पीड। मैं आपके लिए सेफ स्पीड के बारे में डिस्कशन करता हूं। यदि मैं आपके सामने सेफ स्पीड की बात करूंगा तो सबसे पहले अच्छे तरीके से सुनिए मैं आपके सामने क्या बोलने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए मैं सेफ स्पीड की आपके सामने बात करूंगा तो सेफ स्पीड का मतलब होता है किसी भी ट्रैक पर आने वाला वो मैक्सिमम स्पीड, देखिए सेफ स्पीड का मतलब होता है किसी भी ट्रैक पर आने वाला, किसी भी ट्रैक पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मैक्सिमम स्पीड, जिस मैक्सिमम स्पीड से अगर हमारा व्हीकल मूव करेगा तो वो सेफली मूव करवाएगा। सेफली का मतलब विदाउट एनी ओवरटर्निंग, सेफली का मतलब विदाउट एनी डिरेलमेंट, समझ में आ रहा। मैंने आपके सामने बोला सेफ स्पीड का मतलब होता है किसी भी ट्रैक पर अलाउ करने वाला वो मैक्सिमम स्पीड, किसी भी ट्रैक पर अलाउ करने वाला वो मैक्सिमम स्पीड, जिस मैक्सिमम स्पीड से यदि हमारा व्हीकल उस ट्रैक पर मूव करेगा तो हमारा व्हीकल एकदम सेफ रहेगा, कर्व पर वो ओवरटर्न भी नहीं होगा, ठीक है ना, कर्व पर वो ओवरटर्न भी नहीं होगा, हमारा व्हीकल एकदम सेफ रहेगा, समझ में आ रहा है, एकदम सेफ मतलब एकदम सेफ रहेगा, क्लियर। अब देखिएगा, और डीरेलमेंट का मतलब क्या होता है, डीरेलमेंट का मतलब अगर उस स्पीड से हमारा ट्रेन मूव भी करता है, यदि उस स्पीड से हमारा ट्रेन मूव भी करता है तो हमारा ट्रेन का कभी डीरेलमेंट नहीं होगा। डीरेलमेंट का मतलब वो कभी पटरी पर से नहीं उतरेगी, समझ में आ रहा है। उस स्पीड को मैंने कौन सा स्पीड बोला, उस स्पीड को मैंने सेफ स्पीड बोल दिया, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, हमने आपके सामने क्या स्टेटमेंट को डिस्कस किया, हमने आपके सामने बोला सेफ स्पीड मींस, राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज, जल्दी से लिखते जाइए, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक बार पढ़ो और आपको रेलवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन एकदम क्लियर कट हो जाए, क्लियर। अच्छे तरीके से सुनिए सर, मुझे पता है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यानी कि कंसीडर करने की कोशिश कर लीजिएगा सर, उसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आज पानी चला गया है कैमरे के लेंस में, क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, सेफ स्पीड की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिखिएगा सेफ स्पीड मींस, लिखिएगा सेफ स्पीड मींस, सेफ स्पीड का मतलब है सेफ स्पीड मींस सेफ फ्रॉम, सेफ स्पीड मींस सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग, सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग, safe from danger of overturning and derailment, सेफ फ्रॉम ओवरटर्निंग एंड डीरेलमेंट। देखिएगा मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखवाया कि सेफ स्पीड मींस सेफ फ्रॉम ओवरटर्निंग एंड डीरेलमेंट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी, विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी, विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी, विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी। सबको स्टेटमेंट क्लियर है मेरे भाई। या फिर मैं आपको ऐसे भी लिखवा सकता हूं, इट इज द मैक्सिमम स्पीड अलाउ ऑन अ ट्रैक, किसी भी ट्रैक पर वो मैक्सिमम स्पीड में अलाउ करूंगा जिस स्पीड पर मेरा व्हीकल सेफ रहे, कैसे, ओवरटर्निंग की डेंजर से और डीरेलमेंट ना हो पाए, तो उस स्पीड को मैं क्या बोलूंगा, सेफ स्पीड। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इस डेफिनेशन के लिए, और वी आल्सो रिटन लाइक दिस, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सेफ स्पीड मींस, देखिएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेफ स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड अलाउ ऑन अ ट्रैक, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, सेफ स्पीड इज अ मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड इज अ मैक्सिमम स्पीड अलाउ ऑन अ ट्रैक, safe speed is a maximum speed allow on a track, allow on a track on or allow on a track in which danger, in which safe from, in which safe from danger of, in which safe from danger of overturning and derailment, in which safe from overturning and derailment, clear to all of you, overturning and derailment। अच्छे तरीके से सुनिए, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला भाई कि एक्चुअल में जो सेफ स्पीड होता है, अगर मैं आपके सामने सेफ स्पीड के बारे में डिस्कशन करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट सेफ स्पीड, अगर मैं सेफ स्पीड की बात करूंगा तो मैंने बोला सेफ स्पीड का मतलब होता है स्पीड अलाउ ऑन अ मैक्सिमम स्पीड अलाउ ऑन अ ट्रैक इन विच सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग एंड डीरेलमेंट। ओवरटर्निंग का मतलब सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं बेटा, और डीरेलमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इधर हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ट्रेन का पटरी पर से उतर जाना, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था ट्रेन का पटरी पर से उतर जाना, ट्रेन का पटरी पर से उतर जाना, ट्रेन जब पटरी पर से उतर जाएगी, ट्रेन का पटरी पर से उतर जाना, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है डीरेलमेंट, क्लियर। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा आगे आता हूं, बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बात ये होती है कि सर एक्चुअली सेफ स्पीड की वैल्यू को मैं निकालूंगा कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड, है ना। मैं सेफ स्पीड की वैल्यू को सर किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेफ स्पीड, अगर मैं आपके सामने सेफ स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो देखिएगा अगर मैं आपके सामने सेफ स्पीड की बात करूं तो क्या बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है सर कि सेफ स्पीड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, देखिएगा सेफ स्पीड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ऑन द बेसिस ऑफ
फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए मैं आपके सामने क्या बोलता हूं, मैंने आपके सामने बोला कि सेफ स्पीड जो है उस सेफ स्पीड को कैलकुलेट करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, हम एक एक क्राइटेरिया पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बोला सेफ स्पीड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। इन फॉलोइंग क्राइटेरिया की हेल्प से मैं सेफ स्पीड की वैल्यू को निकाल सकता हूं। सेफ स्पीड इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया अवेलेबल हैं, उन क्राइटेरिया के बेसिस पर मैं आपका सेफ स्पीड की वैल्यू निकाल सकता हूं। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? सर थोड़ा सा आपको आज कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी आ गया है तो पानी साफ करना पड़ेगा। अभी सबको दिखाई दे रहा है क्या? एनीबॉडी एल्स? सभी लोगों को पढ़ने में, मुझे तो आ रहा है पढ़ने में, अगर मुझे आ रहा है तो आप लोगों को आ रहा होगा। मैं तो सर चश्मा लगाता हूं, अंधा आदमी हूं सर, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन बिल्कुल भी आज क्लास को कैंसिल नहीं करेंगे, क्लास को कंप्लीट पढ़ेंगे और हो सके तो 1:30 और 2 बजे तक पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने डिस्कशन किया सेफ स्पीड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। सेफ स्पीड को फॉलोइंग क्राइटेरिया के बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया देखिए, स्पीड कैलकुलेट करने का पहला क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। ये हमें क्या पहला क्राइटेरिया दिखता है। देखिए मैंने आपके सामने बोला क्या स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना चाहता हूं। देखिए मैंने आपसे बोला कि एक्चुअल में सेफ स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है पहले किस तरीके से, तो कुछ वैल्यू तो इंडियन रेलवे मुझे डायरेक्टली गिवन देता है, लेकिन इस डाटा को जनरली उजागर नहीं किया जाता किसी के सामने। इसीलिए उजागर नहीं किया जाता है सर, इसीलिए उजागर नहीं किया जाता है क्योंकि अगर मैं सेफ स्पीड की बात करता हूं तो सेफ स्पीड जो इंडियन रेलवे हमारे लिए गिवन देता है हर एक ट्रैक पर, वो जनरली हम लोग को इतने आसानी से नहीं मिलता और उसका डाटा अप्रोक्सीमेट मुझे दिया भी नहीं जाता है। उसका रीजन ये है कि कुछ सेफ्टी हमें रखनी पड़ती है रेल को लेकर, इस कारण से। तो सबसे पहला तो मैंने आपके सामने बोला मैक्सिमम स्पीड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड, ठीक है ना। या तो मैं मैक्सिमम स्पीड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड, जो स्पीड रेलवे बोर्ड अप्रूव करेगा, मैक्सिमम स्पीड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले मैंने बोला मैक्सिमम स्पीड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड होगा, रेलवे बोर्ड कुछ स्पीड को अप्रूव करेगा उसके सामने, यानी कि मैं ये क्या स्पीड अप्रूव करता है रेलवे बोर्ड, सबसे पहले तो इस पर। सेकंड, और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बच्चे ने अभी मेरे सामने बोला था, मैं वापस उसी चीज को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बच्चे ने अभी बोला था सर आप मार्टिन्स फार्मूला पढ़ाएंगे क्या, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होता है सेफ स्पीड कैलकुलेट by the help of मार्टिन्स फार्मूला। बाय द हेल्प ऑफ कौन सा फार्मूला? बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला, ठीक है ना। मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से भी मैं क्या करूंगा, मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से भी मैं सेफ स्पीड को कैलकुलेट करूंगा। तो सेफ स्पीड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्टिन्स फार्मूला, ठीक है ना। मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से भी सेफ स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। इसी तरीके से अगर मैं सेफ स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूं या मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट by the help of सुपर एलिवेशन फार्मूला, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं आपके सामने सुपर एलिवेशन की बात करता हूं तो बाय द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन फार्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं सर, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं कि मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन फार्मूला, इसी तरीके से मैं आपके सामने चौथे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। चौथा तरीका मेरे पास है मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। समझ में आया है? मैंने आपके सामने बोला कि यदि मान लीजिए मैं सेफ स्पीड को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सेफ स्पीड को कैलकुलेट करने के मेरे पास चार तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपके सामने बताया मैक्सिमम स्पीड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड। सेकंड मैंने बताया सेफ स्पीड बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। फिर मैंने आपके सामने बताया मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन फार्मूला। और फिर मैंने आपके सामने बताया मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर? इन चार तरीके से अगर मैं चाहूं तो चार तरीके से स्पीड की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, इन चार तरीके से स्पीड की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं। सबसे पहले अपन देखो रेलवे बोर्ड ने जो हमें स्पीड की वैल्यू गिवन दी है सर, वो डाटा तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, वो तो रेलवे बता सकता है कि किसी भी ट्रैक के लिए वो कितनी स्पीड को मैक्सिमम अलाउ करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हां, मैंने आपके लिए एक बात जरूर बताई है, मैंने आपके लिए एक बात बताया था कि एक्चुअल में हम आपके सामने दो तरीके, हमने आपसे बोला था दो तरीके की रेल होती है। मैंने आपके सामने आई थिंक बताया था MR52 और एक मैंने बताया था आपके सामने MR60, एम आई राइट? ये दो तरीके की रेल मैंने आपके लिए बताई थी। मैंने बोला था MR52 अगर मान लीजिए कोई M का मतलब मैट्रिक्स और R का मतलब रेल, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब था सभी लोग बताइए मुझे। इस न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब था बेटा कि ये हमें पर यूनिट लोड के बारे में बता रहा था, किलोग्राम पर मीटर, एम आई राइट? 52 किलोग्राम पर मीटर वो उस रेल का डेड लोड था, एम आई राइट? मैंने आपके सामने ये बोला था, सेल्फ वेट था। अगर मैं आपसे बोलता था MR52 टाइप की रेल है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड परमिट करेंगे, 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड को परमिट करेंगे। और ये वैल्यू मुझे एक्चुअल में किसने दी है, ये वैल्यू एक्चुअल में मुझे इंडियन रेलवे ने ही गिवन दी है। इसी तरीके से MR60 टाइप का रेल है तो MR60 टाइप का अगर आपने रेल यूज किया है तो इसका मतलब है मेरे भाई इस पर कितना स्पीड अप्रूव कर सकते हैं। सभी के आंसर आ जाने चाहिए, तभी तो मैं मानूंगा कि अपन रियल में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो रेलवे पढ़ाने वालों हजार हैं भाई साहब, ठीक है ना। आप लोग अगर इतनी रात में आते हो तो आंसर चाहिए मुझे सबका, दो लोगों के आंसर से काम नहीं चलता। मैंने आपके सामने बोला MR52 का मतलब है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उस पर हो सकती है और MR60 का मतलब है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहां पर परमिट है। क्लियर? इसी के साथ ही मैं आपके सामने थोड़ा सा और आगे आने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। और मैंने आपके सामने क्या बोला, अब देखिए बहुत ध्यान से। मैं आपके सामने बोला कि सेकंड है सेफ फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स, है ना। सेफ स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। तो भाई मैं मार्टिन्स फार्मूला की हेल्प से भी स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। सो आई विल रोट अ हेडिंग हियर, राइट डाउन द हेडिंग। सेकंड तरीका क्या है, सो मैंने आपके सामने बोला सेफ स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला, सेफ स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपके सामने मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से क्या करना चाहता हूं, मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सेफ स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से मैं किस तरीके से स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो स्पीड कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला, मैं मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से किस तरीके से स्पीड को कैलकुलेट करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए हमारे लिए एक मार्टिन्स नाम का एक आदमी था, उस मार्टिन्स नाम के आदमी ने हमें मैक्सिमम स्पीड या फिर सेफ स्पीड निकालने का हमें एक फार्मूला दिया था, लेकिन इसने हमें तीन केसेस दिए थे, ठीक है ना। उन तीनों केसेस को मैं आपके सामने बता रहा हूं, लेकिन याद आपको केवल एक ही केस रखना है, और वो कौन सा केस याद रखोगे वो मैं आपको बता देता हूं अभी, लेकिन हमें लिखना तीन ही पड़ेंगे क्योंकि हमें तीनों केस समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मैं कुछ छुड़वाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं तीनों केस आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर?
देखिए अब मैंने आपके सामने बोला, अब मैंने आपके सर आप जो पूछ रहे हैं ना स्टैंडर्ड स्पीड का बेटा, तो हमने आपके सामने ये दोनों ऑलरेडी लिखवाई हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक पर कितना मैक्सिमम स्पीड रेलवे बोर्ड यानी अलाउ करेगा ये वो बिल्कुल भी यानी ओपन नहीं की जाती ये बात है, ठीक है ना। और हमारे लिए किताबों में जनरली कितने सारे ट्रैक हैं, किसकी आप कौन सी स्पीड कंसीडर करोगे, समझ में आ रहा है। हमने केवल आपके लिए दो बताई थी कि MR52 टाइप का रेल है तो 130 kmph का स्पीड आप मैक्सिमम अलाउ कर सकते हो, और अगर आपके पास MR60 का रेल है तो MR60 में आप 150 kmph तक का स्पीड यूज कर सकते हो। यहाँ पर M का मतलब होता था मेरे भाइयों, M का मतलब होता था मैट्रिक्स यूनिट, ठीक है ना। M का मतलब होता था मैट्रिक्स यूनिट, और सर R का मतलब यहाँ पर होता था रेल, है ना। R का मतलब होता था रेल, और ये जो यूनिट आपके लिए दिख रही थी ना, इसका मतलब होता था सेल्फ वेट, इसका मतलब होता था सेल्फ वेट ऑफ रेल। आपकी रेल का सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट ऑफ रेल, और सभी बच्चों को यूनिट मालूम है, सेल्फ वेट दिया होता था किलोग्राम पर मीटर में, जैसे 52 है तो किलोग्राम 52 किलोग्राम पर मीटर इसका सेल्फ वेट होगा। क्लियर, ये बात आप सभी को ऑलरेडी पता थी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं काय के बारे में, सेफ स्पीड कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। मार्टिन्स फार्मूले की हेल्प से मैं कितना किस तरीके से सेफ स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ सेफ स्पीड एज पर मार्टिन्स फार्मूला, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे लिए गिवन दिया हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से, ये हमसे बोलता है अगर आपने किसी भी कर्व पाथ पर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है तो फार्मूला अलग है, अगर आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया है तो कंडीशन अलग है, और अगर आपके ट्रैक पर केवल और केवल हाई स्पीड ट्रेन मूव होती है, हाई स्पीड ट्रेन जनरली उन ट्रेन को बोल दिया जाता है मेरे भाई, हाई स्पीड ट्रेन जनरली उन ट्रेन को बोल दिया जाता है जिन ट्रेन का स्पीड इज ग्रेटर देन 100 kmph, जिन ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग ज्यादा होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, मैं आपके सामने लिखता हूं कि सर सबसे पहली कंडीशन इफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रेजेंट, है ना। अगर मान लीजिए आपने ट्रांजिशन कर्व को प्रेजेंट किया है, इफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रेजेंट, है ना। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन कर्व प्रेजेंट है, कभी कभार क्या होता है ना, अगर कर्व बहुत छोटा होगा या फिर ट्रेन का स्पीड बहुत कम होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कभी कभार ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ना किया जाए। क्लियर, ऐसी भी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। वी ऑलरेडी नो दैट, हम सभी बच्चे एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं ट्रांजिशन कर्व की बात करता हूं तो ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है विच रेडियस वेरी अप टू इनफाइनाइट, जिसका रेडियस इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। मेरे भाइयों बहुत अच्छे से एक बात सुनना, हमने आपके सामने बताया था ट्रांजिशन कर्व ऑलवेज बी प्रोवाइडेड, ट्रांजिशन कर्व को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है कहां पर, ट्रांजिशन कर्व ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन, हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर कर्व, है ना। सर्कुलर कर्व स्ट्रेट पाथ के बीच में हमेशा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और हमने एक बात और ये भी बताई थी कि जो ट्रांजिशन कर्व होगा उस ट्रांजिशन कर्व का रेडियस इज इक्वल टू कर्व के बराबर होगा एट सर्कुलर पाथ पर, और रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट एट किस पाथ पर, रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट एट स्ट्रेट पाथ। ये बात हमने बताई थी। क्या सभी को ये बातें याद है थोड़ी थोड़ी सी? तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो आपको कम से कम बातें याद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे चलते हैं। खैर मेरे भाइयों अच्छे तरीके से बात को सुनिए और समझिएगा। मैंने आपके सामने बोला इफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रेजेंट, अगर मान लीजिए ट्रांजिशन कर्व प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये मुझसे बोलता है अगर आपके पास ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रैक अवेलेबल है, इफ ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज ट्रैक आर देयर, ठीक है ना। यदि ब्रॉड गेज और मीटर गेज का ट्रैक आपके पास अवेलेबल है, इफ ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर देयर, तो उस कंडीशन में बेटा, उस कंडीशन में आप Vmax का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मार्टिन्स फार्मूला। Vmax इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67, 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। इस फार्मूले के थ्रू आप Vmax का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला ड्राइव इन सच अ वे दैट, फार्मूले को इस तरीके से ड्राइव किया गया है कि आप r का वैल्यू यदि मीटर में पुट करोगे, इफ यू पुट r इज इन मीटर, सो Vmax का वैल्यू आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर में। क्लियर ऑल ऑफ यू। यदि r का वैल्यू आपने मीटर में पुट किया, इफ यू पुट r इज इन मीटर, अगर आपने r का वैल्यू मीटर में पुट कर दिया तो आपको v का वैल्यू काय में मिलेगा मेरे भाइयों, v का वैल्यू आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर में। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने बात किया अगर मान लो नैरो गेज प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, तो वैसे तो आपको नैरो गेज ट्रैक का याद नहीं करना है, बट बहुत सारे एग्जाम आज भी नैरो गेज ट्रैक का पूछ लेते हैं। क्लियर। सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने फॉर नैरो गेज की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट फॉर नैरो गेज, तो नैरो गेज के लिए यदि मैं नैरो गेज की बात करूंगा तो नैरो गेज के लिए जो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होगा, मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 3.6 अंडर रूट r माइनस 60, 3.6 अंडर रूट r माइनस 60। इट इज द वैल्यू ऑफ Vmax। ये Vmax का वैल्यू है। वैल्यू इस तरीके से मैंने आपके सामने अडॉप्ट किया है। अगर r का वैल्यू आप मीटर में पुट करते हैं, सो यू विल कैलकुलेट v इज इन किलोमीटर पर आवर। आप v को काय में पुट करिएगा, v को किलोमीटर पर आवर में आप अडॉप्ट करेंगे अगर r का वैल्यू आप मीटर में पुट करते हैं तो, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अगर आप गेट देना चाहते हैं तो आपका पहले फार्मूले से काम हो जाएगा अगर आपने ट्रांजिशन कर्व को प्रेजेंट किया है। क्लियर। अच्छा मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि ट्रांजिशन कर्व को कभी प्रेजेंट नहीं भी किया जाता। क्लियर। तो मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूं, इसने हमसे सेकंड केस की बात की। देखिए सेकंड केस में ये हमसे क्या बोलता है, बी केस क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है फॉर नॉन ट्रांजिशनल कर्व। अगर मान लीजिए ट्रांजिशनल कर्व नहीं है तो क्या होगा, फॉर नॉन ट्रांजिशनल कर्व। अगर मान लीजिए ट्रांजिशनल कर्व नहीं है, अगर आपने ट्रांजिशनल कर्व को प्रोवाइड नहीं करवाया है, इफ आई विल टॉक अबाउट फॉर नॉन ट्रांजिशनल कर्व, यदि मैं आपके सामने नॉन ट्रांजिशनल कर्व की बात करना चाहता हूं मेरे भाई, तो नॉन ट्रांजिशनल कर्व के केस में ये मुझसे एक छोटा सा क्लॉज बोलता है, उस क्लॉज ने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया आप लोगों की भाषा में, है ना। बहुत दिन से आप लोगों ने ये डायलॉग नहीं मारा यार, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, मुझे तो बहुत हंसी आती है। चलिए तो मैं आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर नॉन ट्रांजिशनल कर्व, अगर मैं नॉन ट्रांजिशनल कर्व की बात करता हूं तो ये मुझसे बोलता है इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम स्पीड जो निकालना है, मैक्सिमम स्पीड होगा 80% ऑफ ट्रांजिशनल कर्व, ठीक है ना। आपने जो ट्रांजिशनल कर्व के लिए निकाला है 80% ऑफ ट्रांजिशनल कर्व के लिए आपने ट्रांजिशनल कर्व के लिए यहां स्पीड का वैल्यू निकाला है। अगर आपने ट्रांजिशनल कर्व के लिए स्पीड का वैल्यू निकाला है, ठीक है ना, अगर ट्रांजिशनल कर्व के लिए आपने स्पीड का वैल्यू निकाला है, सो ट्रांजिशनल कर्व के लिए जो स्पीड का वैल्यू निकाला 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 से, और जो वैल्यू निकाला है 3.6 अंडर रूट r माइनस 60 से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने ये जो फॉर्मूला यहां पर निकाला हुआ है मेरे भाई, उसी तरीके से यहां पर अगर मैं आपके सामने नॉन ट्रांजिशनल कर्व की बात करता हूं तो नॉन ट्रांजिशनल कर्व के लिए इस स्पीड का 80% यूज किया जाता है। इसी तरीके से सी केस ये मुझसे देता है फॉर फास्ट मूविंग ट्रैक, है ना। अगर मैं आपके सामने ऐसे ट्रैक की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने ऐसे ट्रैक की बात करता हूं, ऐसा ट्रैक मतलब जिस पर केवल और केवल फास्ट मूविंग व्हीकल्स का ही या फास्ट मूविंग ट्रेन ही अलाउ हो। फास्ट मूविंग ट्रेन ऐसी ट्रेन कहलाती है, इन ट्रेन की कैटेगरी को फास्ट मूविंग ट्रेन की कैटेगरी में रखा जाता है जिनका स्पीड इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर, जिनका स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात याद रखेंगे सभी। चलिए तो मैंने आपके सामने बोला फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, अगर मैं आपके सामने हाई स्पीड ट्रेन की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, अगर मैं आपके सामने हाई स्पीड ट्रेन की बात करूंगा तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए क्या होगा, हाई स्पीड ट्रेन के लिए
हाई स्पीड ट्रेन की बात करता हूं तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए हमें मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो मिलेगा Vmax इज इक्वल टू 4.58 अंडर रूट आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4.58 अंडर रूट आर, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमने आपके सामने फॉर्मूला डिस्कस किया। मेरे भाइयों एक बात याद रखना और बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। फॉर्मूला ड्राइव इन सच अ वे दैट फॉर्मूले को इस तरीके से ड्राइव किया गया है कि अगर आर का वैल्यू मैंने गलती से मीटर में पुट कर दिया, गलती से नहीं यानी करना ही है, अगर आर का वैल्यू मैंने मीटर में पुट किया तो वी का वैल्यू मुझे काय में मिलेगा? वी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज के टाइम पर नैरो गेज ट्रैक का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और अगर कहीं पर है भी तो कुछ सालों में उसको भी रिप्लेस करके ब्रॉड गेज ट्रैक बना दिया जाएगा। ब्रॉड गेज ट्रैक बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। उनका एक सबसे मेजर फायदा जो होता है वो मेजर फायदा होता है कि ब्रॉड गेज ट्रैक पर मैं स्पीड की वैल्यू को क्या कर सकता हूं? ब्रॉड गेज ट्रैक पर मैं स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा सर बेसिकली ट्रांजिशन कर्व बता दीजिए प्लीज। सर तो एक्चुअल में ट्रांजिशन कर्व हम आपके सामने अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे और जिन भी बच्चों ने हाईवे इंजीनियरिंग में हमसे पढ़ा होगा तो वो तो ऑलरेडी ट्रांजिशन कर्व के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है ना? अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करता हूं, मैं जनरल इंट्रो आपको दे देता हूं कि ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ से ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाता है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि ये हमेशा स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ के बीच में रहेगा और वेरिएबल रेडियस का कर्व होगा। वेरिएबल रेडियस का कर्व होने का मतलब होता है मेरे भाइयों, वेरिएबल रेडियस का कर्व होने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि स्ट्रेट पाथ पर रेडियस इज इनफाइनाइट और कर्व पर जाते जाते रेडियस कर्व के बराबर हो जाएगा, तो ये वेरिएबल रेडियस होता है। सडन चेंज नहीं करता अपना रेडियस। अगर मान लो कोई भी कर्व सडन चेंज कर देगा, मान लो अभी मान लीजिए आपका एक कर्व है और उस कर्व का रेडियस है r1, मान लो इस कर्व का रेडियस कितना है? इस कर्व का रेडियस इज r1 और मान लो यहां से दूसरा कर्व आ गया और इस कर्व का रेडियस कितना हो गया सर? इस कर्व की अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इस कर्व का रेडियस हो गया r2। अगर मान लीजिए इस पॉइंट से सडन चेंज हो जाता है रेडियस तो फिर ये बेटा ट्रांजिशन कर्व नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? एक बच्चे ने खतरनाक क्वेश्चन मुझसे पूछा और उसने मुझसे पूछा, ठीक है ना, उसने मुझसे पूछा कि सर एक्चुअल में रेडियस सडन चेंज हो सकता है क्या? सर अगर रेडियस सडन चेंज हो रहा है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो सर फिर वो ट्रांजिशन कर्व का टाइप नहीं है, फिर वो कंपाउंड कर्व का टाइप है। आपने हो सकता है सर्वे में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है यार, अगले यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन तो मत लो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, ठीक है ना, अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा उसने कि सर लोकल एंड मेट्रो ट्रेन्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये? सर मेट्रो ट्रेन्स के लिए अभी कंडीशंस हमें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती सर, ठीक है ना? अगर मैं आपके सामने मेट्रो ट्रेन्स की बात करूं, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि मेट्रो ट्रेन्स में जो गेज होता है वो स्टैंडर्ड गेज होता है। मैंने अभी चीजें पढ़ी हैं वो ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज के लिए पढ़ी हैं। क्लियर? ये बात आप याद रखेंगे जरा सा, ठीक है ना? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्व के बारे में। देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्व। मैं रेडियस ऑफ कर्व को किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, जो बच्चा ये चीजें समझ जाएगा मेरे भाई वो वास्तव में कुछ अच्छा ही समझेगा, मैं आपके सामने गारंटी लेता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट रेडियस ऑफ कर्व, यदि मैं आपके सामने रेडियस ऑफ कर्व की बात करूंगा, यानी इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसको हिंदी में बोला जाता है वक्र की त्रिज्या। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई विल टॉक अबाउट हिंदी वर्जन, अगर मैं हिंदी की बात करूंगा तो इसी को बोला जाता है वक्र की त्रिज्या, यानी कि किसी भी कर्व का रेडियस किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्व। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना और सभी लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? मैं आपके सामने क्या बताने की कोशिश करना चाहता हूं, ठीक है ना? अब देखिए मैंने आपसे बोला कि सपोज दैट एक रोड हमारे पास ये है, या फिर सपोज मैंने आपके सामने बोला आई विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस। मैंने इस तरीके से आपके सामने कर्व को बनाया, कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने आपके सामने कर्व को बनाया सर। अब भाई मान लो इस तरीके से मैंने आपके सामने कर्व को ड्रॉ किया, कर्व इज ड्रॉ लाइक दिस, इस तरीके से मैंने कर्व को ड्रॉ किया और हमने आपके सामने बोला कि ये जो कर्व है यहां पर देखिए, ये जो कर्व है सर, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर जो मैंने कर्व आपके सामने ड्रॉ किया है, ये जो कर्व है, इस कर्व का एक पॉइंट है, इट इज अ सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने बोला ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मैंने इसको बोल दिया दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट। मैंने इसको ओ पॉइंट आपके सामने कंसीडर कर दिया। ये पॉइंट मैंने क्या कंसीडर किया? सो आई विल कंसीडर इन फ्रंट ऑफ यू दिस पॉइंट इज ओ। मैंने इसको ओ पॉइंट कंसीडर किया एंड दिस इज अवर रेडियस ऑफ कर्व। इसको मैंने रेडियस बोला, r इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्व। क्लियर? बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना सर और समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला दिस इज अवर रेडियस ऑफ कर्व और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना, इस एंगल को मैंने बोला डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, सॉरी इसको मैंने बोला यहां पर जो एंगल बना सर, यहां पर जो एंगल बना इसको मैंने बोला d डिग्री, ठीक है ना? ये d डिग्री का एंगल यहां पर हमने आपके सामने बना दिया। मेरे भाई एक बात याद रखना, जब भी हमें इस कर्व की रेडियस को कैलकुलेट करना होता है, यहां पर दो चीजें मुझे याद करने की जरूरत है। देखिए आपने जब सर्वे पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा आज की तारीख में जो चेन यूज की जाती है, मैट्रिक चेन का यूज किया जाता है लीनियर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना? सर मुझे सर्वे नहीं आता ना, मैंने जिंदगी में सर्वे पढ़ा है सर, ना मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना? मुझे सर्वे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं लीनियर मेजरमेंट करना चाहता हूं, तीन तरीके के मेजरमेंट हो सकते हैं। एक लीनियर मेजरमेंट होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। एक एंगुलर मेजरमेंट या फिर डायरेक्शनल मेजरमेंट होगा, यानी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट किस एंगल पर लोकेटेड है। और इसके बाद एक और मेजरमेंट होता है एलिवेशनल मेजरमेंट, यानी कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कितने हाइट पर लोकेटेड है, कितने एलिवेशन पर लोकेटेड है ना? तो ये तीन तरीके के मेजरमेंट होते हैं। अगर मैंने आपके सामने बोला लीनियर मेजरमेंट के बारे में, तो लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना। क्लियर? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना इस कॉल्ड लीनियर मेजरमेंट। ये लीनियर मेजरमेंट का ही पार्ट होता है मेरे भाइयों। एक बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला लीनियर मेजरमेंट में आप यूज करते हो या तो टेप और या तो यूज करते हो चेन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप चेन यूज करते हो तो एक मैट्रिक चेन होती है। मैट्रिक चेन जनरली दो तरीके की होती है। द फर्स्ट चेन इज 20 मीटर एंड अनदर इज 30 मीटर। लेकिन अच्छे से सुनो, कान खोल के सुनो मेरे भाई, आप दो तरीके की चेन पढ़ते जरूर हो, लेकिन चेन दो तरीके की नहीं होती, चेन चार तरीके की होती है। आप मैट्रिक चेन दो तरीके की पढ़ते हो। मैट्रिक वैसे तो चेन के टाइप बहुत हैं, सबसे पहला इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, है ना? मैट्रिक चेन, लेकिन मैट्रिक चेन दो तरीके की नहीं होती, केवल 20 और 30 मीटर का मैट्रिक चेन नहीं होता। मैट्रिक चेन की चार लेंथ होती है, 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन, 5 मीटर चेन और समटाइम 10 मीटर चेन आल्सो। क्लियर? 5 मीटर चेन और 10 मीटर चेन आल्सो मेरे भाई। लेकिन 5 मीटर और 10 मीटर चेन का यूज जनरली ऑफसेट को लोकेट करने में किया जाता है। ऑफसेट लोकेट करने में जनरली 5 से 10 मीटर चेन का यूज होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो टैली होती है ना, ब्रास टैली, जो टैली लगी होती है हर एक 5 मीटर पर, क्लियर? वो 20 मीटर और 30 मीटर चेन में हर 5 मीटर पर एक टैली लगी होती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करता हूं ब्रास रिंग की, तो 20 मीटर और 30 मीटर चेन में हर एक मीटर पर ब्रास रिंग लगा होता है। लेकिन अगर मैं 5 मीटर और 10 मीटर चेन की बात करता हूं ना, तो 5 मीटर और 10 मीटर की चेन पर हर एक मीटर में एक टैली लगी हुई मिलेगी, हर एक मीटर में। वहां ब्रास रिंग नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे भाई, बुरा मत मानना, लेकिन यही हकीकत है। क्लियर? अब देखिए मैं आगे चलता हूं। मैंने बोला इफ चेन लेंथ इज बिकम इक्वल टू 20 मीटर, अगर मैं आपके सामने 20 मीटर की चेन की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने 20 मीटर चेन की बात करूंगा
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने आपके सामने बोला यानी कि 20 मीटर की चेन की बात कर रहा हूं, अगर 20 मीटर की चेन की बात करता हूं, सो दिस इज 20 मीटर, सपोज दैट हमने बोला ये 20 मीटर की चेन से मैंने इसको मेजर कर लिया मेरे भाई। एक बात बताइए, हम सभी लोग एक बात पढ़े हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सभी लोग पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो हिंदी मीडियम बच्चों ने पढ़ा होगा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है मेरे भाई, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चलिए, सो मैं अगर आपके सामने बात करता हूं एंगल कितना है, सो एंगल हमारे पास है d डिग्री इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं चाप यानी कि आर्क, आर्क का लेंथ इज 20 मीटर एंड रेडियस इज r, r इज द रेडियस। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें 360 का दोनों तरफ डिवाइड देते हैं, 360 का डिवाइड दिया, 360 का मतलब 2 पाई, ठीक है ना, तो एक तरफ मैंने 360 लिख दिया, एक तरफ मैंने 2 पाई लिख दिया, 2 पाई का मतलब इज आल्सो इज इन 360 डिग्री, तो भी ये 360 डिग्री होगा। अब चलिए अपन थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपके सामने बोला अगर यहां से मैं आपके सामने रेडियस की बात निकालूंगा, तो रेडियस मेरे पास जो आएगा, द रेडियस इज बिकम इक्वल टू 1146 डिवाइडिंग बाय d डिग्री ऑफ कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये जो हमारे पास आएगा 1146 डिवाइडिंग बाय d डिग्री ऑफ कर्व, दिस इज द रेडियस, ये हमारे पास रेडियस मिला हमारे कर्व का, अगर आप 20 मीटर चेन यूज कर रहे हो। लेकिन आप किसी किसी बुक में देखोगे तो यहां पर 20.1 या 20.2 समथिंग लिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि जब आप कर्वेचर पाथ पर इस तरीके से डालोगे तो भाई हमारी यहां पर लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बट वो इंक्रीमेंट लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको जनरली कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं आपके सामने थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 30 मीटर चेन यूज कर रहे हो तो क्या होगा सर, अगर हम 30 मीटर की चेन यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग अ 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन इज यूज्ड, अगर मैंने आपके सामने 30 मीटर चेन का यूज किया, 30 मीटर चेन इज यूज्ड, अगर मैं आपके सामने 30 मीटर चेन का यूज कर रहा हूं मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से समझना और सुनने की कोशिश करिएगा। यदि मैं आपके सामने 30 मीटर चेन का यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या है, जहां पर ये मैंने 20 लिखा है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह अपन के पास आ जाएगा 30 मीटर, आराम से भाई। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सो एंगल हमारे पास है d डिग्री, एंगल इज d डिग्री इज इक्वल टू आर्क इज 30 मीटर डिवाइडिंग बाय रेडियस इज r, नाउ डिवाइडिंग बाय 360 बोथ द साइड, सो दिस इज अवर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। जब आप यहां से r का वैल्यू निकालोगे, सो r का वैल्यू 1719 डिवाइडिंग बाय d डिग्री ऑफ कर्व, और अगर मैं अप्रॉक्सीमेट आपके सामने बोलूं तो किसी किसी बुक में डायरेक्ट लिखा होता है 1720 डिवाइडिंग बाय d डिग्री ऑफ कर्व, बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट, दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू करेक्ट है। अब देखिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा और स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये तो हमने आपके सामने कर्व की रेडियस निकाली, तो एक्चुअली में ये रेडियस ऑफ कर्व दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि आप कितने मीटर का चेन यूज कर रहे हो, 20 मीटर का चेन यूज करना चाहते हो या आप 30 मीटर का चेन यूज करना चाहते हो, एंड इट इज आल्सो डिपेंड्स, और ये काय पर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करता है मेरे भाइयों, और ये डिपेंड करता है किस बात पर, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कर्व पर, कितने डिग्री का कर्व है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, कितने डिग्री का कर्व आपने बनाया है, उस बात पर भी ये डिपेंड करेगा। सो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, आज के दिन का सबसे फेवरेट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज सभी बच्चे यहाँ पर है भी, बेटा मार्टिन्स फार्मूला हमने बताया ना, मार्टिन्स फार्मूला अभी तो बताया, दिस इज द मार्टिन्स फार्मूला, पूरा हमने मार्टिन्स फार्मूला लिखवाया एक एक करके, आपको लेट आए होगे आप, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, बात करते हैं अपन काय के बारे में, अपन बात करते हैं मेरे भाई सुपर एलिवेशन के बारे में, अपन बात करते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। याद रखिएगा, हाईवे के कंपैरिजन में ये सुपर एलिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हाईवे के सुपर एलिवेशन को और रेलवे के सुपर एलिवेशन को बिल्कुल भी क्लब मत करना। बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट टास्क, मैं आपके सामने बोल चुका हूं और बोल रहा हूं, बोथ आर डिफरेंट थिंग एंड बोथ आर डिफरेंट टास्क कंप्लीटली। देखिएगा, मैंने आपके सामने बोला सुपर एलिवेशन और रेलवे इंजीनियरिंग में जब मैं आपके सामने बात करता हूं तो सुपर एलिवेशन को एक और नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों, उसका नाम होता है केंट। उसको क्या बोला जाता है, केंट, या तो मैं इसको सुपर एलिवेशन बोलूंगा और या तो मैं इसको केंट बोलूंगा। सबसे पहले मैं एक आपके सामने बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो देने की कोशिश करता हूं, आप लोग देखिए बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए मैं कभी भी आपके सामने, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने अरे डिस्प्ले पूरा क्लियर हो गया क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चमत्कार हो गया बेटा, तुम लोग की दुआओं का असर है। चलिए, सो मैंने आपके सामने बोला अगर मान लीजिए मैं किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ लाइक दिस, ये इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ है, ये हमारा एक रेल लाइन है और ये हमारा एक दूसरा रेल लाइन जा रहा होगा। क्लियर, मैंने आपके सामने पहले हाईवे बना रहा था, अब मैं रेल बना रहा हूं, तो एक रेल मेरे पास जा रहा होगा एंड दूसरा रेल इज लुकिंग लाइक दिस, ये दूसरा रेल मेरे पास जा रहा होगा। अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को सुनना और समझने की कोशिश करना। एक्चुअली मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा। जब इस तरीके से किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पर एक हमें यानी किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से कर्व दिखाई देता है, और वी ऑलरेडी नो दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कर्व बनेंगे, ठीक है ना, मैंने आपके सामने बोला कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो कर्व बनेगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल कर्व ही बोलूंगा, एम आई राइट। सो मैंने आपके सामने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया और वी ऑलरेडी नो दैट कि इस वाली लेन को मैं कौन सा लेन बोल दिया मेरे भाई, इस वाली लेन को हमने नाम दिया इट इज इनर लेन, इसको मैंने इनर लेन बोल दिया। और इसी तरीके से मैंने आपके सामने या फिर इनर रेल, ठीक है ना, लेन नहीं इट इज इनर रेल, ये हमारे पास इनर रेल है, और इस वाले को मैंने क्या बोल दिया मेरे भाई, इस वाले को मैंने बोल दिया आउटर रेल, इसको मैंने आउटर रेल बोल दिया। क्लियर, अब देखना बहुत ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला जब इस कर्व पाथ पर से हमारी ट्रेन या हमारा लोकोमोटिव जो भी यहां से मूव हो रहा होगा, इफ ट्रेन इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ट्रेन या हमारा लोकोमोटिव जो भी आपका हो वो इस तरीके से अगर मूव हो रहा होगा, सर अगर मान लीजिए ये मूव होगा इस तरीके से, वी ऑलरेडी नो दैट कि सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता था, और सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को हम बोलते थे कौन सा फोर्स, उस फोर्स को मैं आपके सामने बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोला जाता था, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता था। हम आपके सामने हाईवे में एक बात बताते थे, मैंने आपके सामने क्या बोला था, ठीक है ना, मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने बोला इफ वी आर अप्लाइंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस व्हीकल, अगर मान लीजिए इस व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने अप्लाई किया, तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ता तो मैं आपसे बोलता इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा व्हीकल आउटर डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा, या फिर मैं आपसे ये बोलता कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा व्हीकल आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, एम आई राइट, मैंने आपसे यही बोला था। लेकिन रेलवे इंजीनियरिंग में मैं स्किड वर्ड यूज नहीं करूंगा। क्यों यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे व्हील्स के पास कोनिंग है, एम आई राइट, हमारे व्हील्स के पास कोनिंग है, तो कोनिंग कभी भी रेलवे स्किडिंग ज्यादा नहीं होने देते। क्लियर, तो अगर मैं कर्व पाथ की आपके सामने बात करता हूं, तो कर्व पाथ पर जब भी कोई भी ट्रेन कर्व पाथ पर मूव करेगा मेरे भाई, जैसे ही कोई ट्रेन कर्व पाथ पर मूव करेगा, जब भी कोई ट्रेन कर्व पाथ पर मूव करेगा और जैसे ही वो कर्व पाथ पर मूव करेगा सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने के कारण या तो ये ट्रेन बाहर की तरफ आउटर रेल की साइड ओवरटर्न हो जाएगा, और या फिर हमारे रेल का डीरेलमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इससे सुनिएगा मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि जैसे ही हमारा व्हीकल, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ट्रेन पर एक्ट करेगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण या तो हमारा ट्रेन आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न हो जाएगा, और या तो हमारी ट्रेन का डीरेलमेंट हो जाएगा। डीरेलमेंट का मतलब आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट डू यू मीन अबाउट डीरेलमेंट। अगर मैं रेलवे इंजीनियरिंग के हिसाब से इस डायग्राम को अच्छे से बनाऊं, तो रेलवे इंजीनियरिंग के हिसाब से डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से हमारा एक ट्रेन इस पर सपोज दैट मूव कर रहा है, ये रेल की पट्टियां हैं यानी रेल है, और रेल के ऊपर इस तरीके से टायर यहां पर मूव करेंगे। क्लियर
ऑल ऑफ यू, टायर इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमें टायर दिखाई दे रहे होंगे, ये टायर इस तरीके से मूव करेंगे, समझ में आ रहा है? ये टायर इस तरीके से मूव करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण या तो ये डीरेलमेंट हो जाएगा, डीरेलमेंट का मतलब हमारा ट्रेन पटरी पर से उतर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रेन आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है ना? ये हमने आपके सामने टॉप व्यू बनाने की कोशिश की है मेरे भाई। ये कौन सा व्यू है? अगर मैं आपके सामने बोलता हूं ये कौन सा व्यू है, तो मैंने आपके सामने ये टॉप व्यू बनाने की कोशिश किया है। अगर मैंने आपके सामने सेक्शन को कट किया, इफ आई कट अ सेक्शन हियर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला आई विल कट अ सेक्शन हियर, मैं यहां पर आपके सामने एक सेक्शन कट करता हूं एंड दिस इज अवर एक्स एक्स सेक्शन। इस सेक्शन को मैंने क्या बोल दिया सर? इस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स सेक्शन बोला, क्लियर? इस सेक्शन को मैंने क्या बोला? इस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स सेक्शन बोल दिया। इफ आई कट अ सेक्शन एक्स एक्स हियर, अगर मैंने एक्स एक्स सेक्शन को यहां से कट किया तो देखिए मुझे इसका सेक्शनल व्यू किस तरीके से दिखेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को रेजिस्ट करने के लिए वी ऑलरेडी नो दैट, हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं, इस स्टेटमेंट को मैं आपके सामने लिखवा नहीं रहा हूं, बट वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए मुझे इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल का लेवल क्या करना पड़ेगा, आउटर रेल के लेवल को राइज करना पड़ेगा। एम आई राइट? वी ऑलरेडी नो दैट, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल की एप्लीकेशन के कारण हमारा ट्रेन ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा। हमारा ट्रेन जब ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा तो ओवरटर्निंग की वैल्यू को रेजिस्ट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको हाईवे में स्टेटमेंट लिखवाया था, टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग, है ना? ओवरटर्निंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा। अगर मुझे इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा तो उसी को मैं सुपर एलिवेशन बोलता था, लेकिन वहां पर सुपर एलिवेशन कुछ अलग था, यहां पर सुपर एलिवेशन कुछ अलग है, अच्छे तरीके से समझिए। मैंने आपके सामने बोला अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू बनाऊंगा तो सेक्शनल व्यू मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, अच्छे तरीके से सुनना। मैंने सेक्शनल व्यू को बनाया तो सेक्शनल व्यू इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से सर मुझे यहां पर सेक्शनल व्यू दिखाई देगा। सेक्शनल व्यू इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे क्या होगा, इस तरीके से सर मुझे एक सेक्शनल व्यू दिखाई देगा, ठीक है ना? सेक्शनल व्यू इज लुकिंग लाइक दिस, ये हमारे लिए इनर रेल दिखाई देगा, ये हमारा कौन सा रेल हो गया मेरे भाई? इट इज अवर इनर रेल, ये हमारा इनर रेल हो गया, और एक मुझे दिखाई देगा आउटर रेल, बहुत ध्यान से देखिए, इट इज अवर इनर रेल, ये हमारा इनर रेल हो गया एंड दिस इज अवर आउटर रेल, ठीक है ना? ये हमारा आउटर रेल हो गया। और मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको लेक्चर करना है तो ही करें, नहीं तो चले जाए, लेकिन ये फालतू कमेंट यहां पर मत करो, ठीक है ना? अगर मेरा दिमाग सटक गया तो रेलवे मेल में भाड़ में गया, फिर मैं नहीं पढ़ूंगा आपको, याद रखना, ठीक है? अच्छे से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ो, मैं भी उतनी मेहनत करता हूं सर, रात में 1 बजे 2 बजे तक मैं भी जागता हूं आपके जैसा, ठीक है? और तुम यहां पर क्या बातें कर रहे हो सर, आपको 2 लाख मिल जाएंगे, 3 लाख, अबे सर ने इतना कमा लिया कि सर बैठ के खाएंगे तो सर को कम है, समझ में आ रहा है? 26-27 साल की उम्र में हमसे फालतू बातें मत करना, आप मजाक करिए, मैं मजाक बर्दाश्त करूंगा, अनएथिकल बातें बर्दाश्त नहीं होगी। ये इंजीनियर्स की क्लास है, बीएससी बीकॉम वालों की क्लास नहीं है, समझ में आ रहा है? थोड़ा तहजीब और थोड़ा लहजा रखिए, अदरवाइज छोड़ दो मेरी क्लास, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है आपको, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। 2 बच्चे रहेंगे, मैं 2 को पढ़ाऊंगा। देखिए मैंने आपके सामने बोला कि इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, यदि मैं आपके सामने बात करता हूं काय के बारे में, यदि मैं आपके सामने बात करूंगा रेल के बारे में, सो रेल इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है ना? इस तरीके से रेल हमें दिखाई देगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं, दिस इज इनर रेल और ये वाला रेल मेरा कौन सा है, सो आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अवर आउटर रेल, इसको मैंने आउटर रेल बोल दिया, एक हो गया इनर रेल और इसको मैंने क्या बोला, दिस इज अवर आउटर रेल। मैंने इनर रेल के रिस्पेक्ट में क्या किया है सर, मैंने इनर रेल के रिस्पेक्ट में क्या किया, मैंने इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल को क्या कर दिया, मैंने इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल का लेवल थोड़ा सा राइज कर दिया, ठीक है ना? इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल का लेवल थोड़ा सा राइज कर दिया मेरे भाई, इसी को एक्चुअल में सुपर एलिवेशन बोला गया। और इन जनरल में सुपर एलिवेशन को यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में सुपर एलिवेशन से ज्यादा जो पॉपुलर वर्ड है वो है कैंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मैंने कैंट बोला। अच्छे तरीके से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपके सामने, मैंने आपके सामने बोला कि हमारा जो व्हीकल होगा, अब हमारा व्हीकल कैसे दिखाई देगा हमारे लिए, अच्छे तरीके से सुनना सर, मैं आपके सामने बना के बताता हूं। मैंने आपके सामने बोला हमारा जो व्हीकल होगा, दिस व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस, इस व्हीकल का पोजीशन क्या हो जाएगा सर, अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करना। इस व्हीकल का पोजीशन क्या होगा, सो व्हीकल का पोजीशन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, व्हीकल का पोजीशन इज लुकिंग लाइक दिस। देखिए व्हीकल का पोजीशन मुझे किस तरीके से दिखाई देने वाला है, अच्छे तरीके से देखेंगे सभी बच्चे, व्हीकल का पोजीशन इज लाइक दिस, इस तरीके से मुझे व्हीकल का पोजीशन दिखाई देगा। यदि मैं आपके सामने व्हीकल के पोजीशन की बात करता हूं, अगर मैं व्हीकल के पोजीशन की बात करूंगा सर तो अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, व्हीकल का पोजीशन मुझे किस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं व्हीकल का पोजीशन आपके सामने बनाऊं तो व्हीकल का पोजीशन इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे व्हीकल का पोजीशन दिखाई देगा, ठीक है ना? इस तरीके से मुझे क्या होगा, ये व्हीकल का पोजीशन दिखाई देगा। यहां पर भी अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इफ आई विल ड्रॉ लाइक दिस, इस तरीके से अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अच्छे तरीके से सुनिए व्हीकल का पोजीशन मुझे किस तरीके से दिखाई देता है, जस्ट वेट प्लीज। अगर मैं आपके सामने व्हीकल की पोजीशन की बात करता हूं तो व्हीकल का पोजीशन मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, व्हीकल का पोजीशन इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमारे लिए हमारे व्हीकल का पोजीशन दिखाई देगा। लेकिन ये कब दिखाई देगा सर, ये तब दिखाई देगा मेरे भाई, ये तब दिखाई देगा मेरे भाई जब मेरा ये इस तरीके से मैंने क्या किया है, इस तरीके से हमने अपना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। सो ड्यू टू सुपर एलिवेशन के कारण हमारे व्हीकल का पोजीशन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से हमें ये व्हीकल का पोजीशन दिखाई दिया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो हमने बनाया आपके सामने टॉप व्यू, ये हमने बनाया टॉप व्यू, और ये वाला व्यू कौन सा हो गया मेरे भाई, ये कौन सा व्यू हो गया, दिस इज सेक्शनल व्यू। ये तो हमने एक बना दिया टॉप व्यू और एक कौन सा व्यू हो गया, एक को मैंने आपके सामने बोल दिया सेक्शनल व्यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक तो मैंने आपके सामने बताया टॉप व्यू और एक मैंने आपके सामने बताया कौन सा व्यू, सेक्शनल व्यू। अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने क्या डिस्कशन करना चाहता हूं, देखिएगा मैंने आपके सामने बोला कि इस तरीके से हमें सेक्शनल व्यू दिखाई देगा। यार एक बात हम ऑलरेडी तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से सभी लोग एक बात जानते हैं, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए। देखिए इनिशियल लेवल पर क्या था, इनिशियल लेवल पर अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो हमारा रेल यहां कहीं पर था, ठीक है ना? लेकिन अब हमारा रेल यहां पर है, यानी सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड लाइक दिस, इस तरीके से हमने सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया। हमने आपसे पहले भी बोला है, आज फिर बोलने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। वहां पर मैं क्या करता था हाईवे इंजीनियरिंग में मैंने आपसे बोला था कि ये वाला एंगल इज थीटा। मैंने आपसे हाईवे इंजीनियरिंग में क्या बोला था, अच्छे तरीके से सुनिए, हाईवे इंजीनियरिंग में मैंने बोला था दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? और हमने बोला था E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, हमने आपके सामने बोला था E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? यही हमने बोला था E इज इक्वल टू tan थीटा इज द सुपर एलिवेशन। यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? अल्टीमेटली यहां पर करेंगे तो ऐसा ही, लेकिन फॉर्मूले को इस तरीके से मैं यहां पर ड्राइव नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला अगर मैं यहां पर थीटा है, मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर सुपर एलिवेशन को सेंटीमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना? इज इन सेंटीमीटर। इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे सुपर एलिवेशन को हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में हाइट, सेंटीमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए अगर मैं आपके सामने बोलूं यहां से लेके यहां तक जो हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसी को मैंने आपके सामने क्या बोल दिया, इसी को मैंने बोला सुपर एलिवेशन E, ठीक है ना? और ये जो सुपर एलिवेशन है, इस सुपर एलिवेशन को बोला जाता है E एक्चुअल। E एक्चुअल का मतलब है एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है ना?
ई एक्चुअल का क्या मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल सुपर एलिवेशन, और एक्चुअल सुपर एलिवेशन का मतलब होता है ऐसा सुपर एलिवेशन जो मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। या फिर अभी चलो ई एक्चुअल पर अभी बाद में आते हैं, अभी आप इसको इनिशियल लेवल पर ई लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। ई एक्चुअल भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज थीटा, ये थीटा एंगल है और ये मैंने ई है, ई को यहां हाइट के फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि आईआर जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने सुपर एलिवेशन को डेप्थ के फॉर्म में यानी कि हाइट के फॉर्म में इन सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है। अब देखिएगा मैंने आपके सामने वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने जानते हैं, और क्या बात जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा और शार्प बना दूं डायग्राम, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम से ना झेलना पड़े, ठीक है ना। देखिएगा मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं सर, आप लोग मेरे लिए थोड़ा ही कर दीजिए, उतना ही मैं खुश रहूंगा। मैंने आपके सामने बोला वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि एक्चुअल में इनर एज से लेकर इनर रनिंग फेसेस से लेकर इनर रनिंग फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस का मतलब जी, जी कौन सा डिस्टेंस है सर, जी को मैंने गेज डिस्टेंस बोला। इनर रनिंग फेसेस से लेकर इनर रनिंग फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैंने बोला जी, जी का मतलब गेज डिस्टेंस। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो हो गया गेज डिस्टेंस। हमने आपके सामने बोला जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से कहां की तरफ एक्ट करेगा, सो वी ऑलरेडी नो दैट, हमें देखने में लग रहा है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर रेल से कहां की तरफ एक्ट करेगा, आउटर रेल की तरफ एक्ट करेगा। इनर से आउटर की तरफ एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बेटा इनर से आउटर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा, सेंटर से इनर से आउटर की तरफ एक्ट करेगा, इसको मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी ऑलरेडी नो दैट P का वैल्यू क्या है मेरे भाई, P का वैल्यू जो होता है इट इज mv स्क्वायर अपॉन r। और हाईवे इंजीनियरिंग में ये बात मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये कभी सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, कभी सरफेस के पैरेलल एक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से एक्ट करने लगे, ठीक है ना, नो, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। मेरे भाइयों बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना और समझने की कोशिश करना। एक्चुअली इसी तरीके से एक वेट का कंपोनेंट होगा, और वो वेट का कंपोनेंट कैसा एक्ट करेगा मेरे भाई, सो वी ऑलरेडी नो दैट सर, ये जो वेट का कंपोनेंट होगा, ये वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा कैपिटल W, और वी ऑलरेडी नो दैट कैपिटल W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, एम आई राइट। इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इसके एक्सेस का रिजोल्यूशन करूंगा, वैसे ये चीजें मुझे करना नहीं चाहिए, सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाईवे में, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैंने आपके सामने बोला ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में अगर मैं करूं तो इसका एक एक्सेस ये होगा, एक एक्सेस हमारा ये होगा, एम आई राइट। इसी तरीके से एक्सेस हो जाएंगे, हमारे पास दो एक्सेस देखने को मिलेंगे, एक एक्सेस इस तरीके से होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और एक एक्सेस कैसा होगा, एक एक्सेस इस तरीके से होगा। सो मैं ऑलरेडी एक बात अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा सर, यहां पर कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, वी ऑलरेडी नो दैट, यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा W का कौन सा थीटा, W का cos थीटा। और इसी तरीके से यहां पर जो कंपोनेंट आएगा, यहां पर आएगा W का कौन सा थीटा, तो यहां पर हमारे पास जो कंपोनेंट मिलेगा इट इज W का कौन सा थीटा, W का sin थीटा। क्लियर। इसी तरीके से जब P है, P भी रिजॉल्व होगा, यहां पर थीटा एंगल बन रहा था, तो ये रिजोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा थीटा हो जाएगा, दिस इज आल्सो P का cos थीटा। वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज आल्सो P का cos थीटा, और यहां कहीं पर आएगा P का sin थीटा, लेकिन उस P के sin थीटा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा गुचड़ करके नहीं लिख रहा हूं, इट इज ओनली फॉर P का cos थीटा। क्लियर। ये सभी लोगों को स्टेटमेंट क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूं, ये सभी लोगों को स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सभी लोगों को स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी मैं आपके सामने सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी मैं आपके सामने सुपर एलिवेशन की बात करता था, मैं क्या करता था, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्सेस बिकम इक्वल टू 0। मैं सभी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स का सम काय के बराबर कर देता था, मैं सभी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स का सम 0 के बराबर कर देता था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मैंने आपके सामने क्या किया, यहां पर मैंने आपके सामने क्या किया, अच्छे तरीके से सुनिएगा। हाँ, सभी के थीटा सेम रहेंगे, थीटा विल नेवर चेंज, बेटा थीटा चेंज नहीं होता, थीटा इज सेम, थीटा हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। चलिए अब मैंने आपके सामने बोला, जब भी मैं इसको निकालता था तो मैं यही करता था, जैसा हाईवे में किया यहां वैसे ही करता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से बैठो मेरे भाई, मैं हूं आपको समझाऊंगा ईच एंड एवरी चीज, बस मुझे अननेसेसरी टास्क पसंद नहीं है, आप मजाक करो मस्ती करो सब वैलिड है, मैं खुद कितना मजाकिया इंसान हूं, 2 महीने हो गए, ठीक है ना आपके साथ, आज पूरे आपको विश्वास नहीं होगा, इट इज 41st लेक्चर। यदि हर एक लेक्चर को 2 घंटे भी मानो बेटा, तो हमने 82 आवर्स तो आपको अभी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दिया, और लगभग 8 घंटे और लगेंगे। आपको कौन 90 घंटे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाता है, अगर पूरे भारत में एक फैकल्टी बता दोगे जो 90 घंटे यूट्यूब में फ्री क्रैश कोर्स में तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाता है, तो मैं जो बोला वो कर दूंगा। तुम पूरा सर्च कर लो, जिस एकेडमी का तुम नाम ले रहे हो, उस एकेडमी का जो तुम्हें सर्च करना हो, अगर कोई ऐसी फैकल्टी बता दो जो 90 घंटे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ाता है, और सिर्फ थ्योरी, न्यूमेरिकल तो हमने बेटा अभी किए नहीं है, अगर न्यूमेरिकल करने पर आ गया तो ये सब्जेक्ट 120 घंटे जाएगा। समझ में आया। लेकिन मैं वो बेस बना के जा रहा हूं कि अंकित जन को याद रखोगे लाइफ टाइम, वो बेस देके जा रहा हूं आपके लिए, आप मान क्यों नहीं रहे मेरी बात, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपके सामने बोला सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0 मैंने यहां पर बोला, अब भाई सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज बिकम इक्वल टू 0, अच्छे तरीके से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे पास दो ही है बेटा, एक है W का sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है P का cos थीटा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं कि W का sin थीटा माइनस P का कौन सा थीटा, माइनस P का cos थीटा इज बिकम इक्वल टू 0। हम ऑलरेडी जानते हैं W को हम लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, mg का sin थीटा इज इक्वल टू P को, P का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। क्लियर भाई। हमें एक बात ऑलरेडी पता है, हमें एक बात ऑलरेडी पता है कि m सेम दिख रहे हैं, m से m को उड़ा दिया, और वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, हमने आपसे बोला था इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि sin थीटा इज एप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या, sin थीटा इज एप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा, और cos थीटा इज एप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। ये सभी को स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर होगा, मैं आपसे ऐसी आशाएं करता हूं। क्लियर, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, sin थीटा इज बिकम इक्वल टू tan थीटा, जो sin थीटा होगा वो लगभग tan थीटा के बराबर होगा, और cos थीटा इज बिकम इक्वल टू 1, cos थीटा 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए तो sin थीटा की जगह लिख देते हैं हम कौन सा थीटा सर, तो sin थीटा की जगह हम लिख देंगे यहां पर tan थीटा, और cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos थीटा इज बिकम इक्वल टू 1। चलिए तो यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो किस तरीके से लिख पाऊंगा, मैं इसको लिख सकता हूं g मल्टीप्लाई बाय tan थीटा,
g मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r cos स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos थीटा का तो हो जाएगा 1। अच्छा एक बात बताना सर, हमें एक यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। देखिए मैं अलग से ट्रायंगल बना देता हूं ताकि आप लोगों की फीलिंग्स बढ़ जाए थोड़ी सी। मैं ट्रायंगल बनाता हूं अलग से। हमें देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर ट्रायंगल। ये हमें आपके सामने एक यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अवर ट्रायंगल। ये हमें एक ट्रायंगल अलग से दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर से मैंने बनाने की कोशिश की है, दिस इज अवर ट्रायंगल, ठीक है ना। अब भाई ये जो हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अलग से बना लेता हूं इस ट्रायंगल को, आपको जरा अच्छा लगने लगे। मैंने इस तरीके से आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल हमने माना था थीटा, इसको मैंने माना है ई और इसको मैंने माना है जी। क्लियर। अगर मान लीजिए इसको मैंने माना है जी, जी का मतलब गेज डिस्टेंस, सभी लोगों को आराम से फिगर में दिख रहा है कि जी का मतलब क्या है, और इसको मैंने माना ई, ई का मतलब एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है ना, ये भी सबको दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके सामने, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर tan थीटा को अप्लाई किया, इफ आई अप्लाई tan थीटा हियर, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने tan थीटा को अप्लाई किया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ई, बेस इज जी। क्लियर ऑल ऑफ यू। यानी अल्टीमेटली बात ये है कि अगर मैं tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो tan थीटा को मैं e अपॉन जी भी लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं e अपॉन जी भी लिख सकता हूं। सो पुट द वैल्यू, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, मैं यहां पे लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा e by g इज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप पुट करो, तो पुट करोगे तो आपके पास आएगा g मल्टीप्लाई बाय tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा e अपॉन g इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट आपके सामने आने वाला है खतरनाक टाइप का। मैंने आपसे बोला आपको e का वैल्यू चाहिए था, तो e का वैल्यू मेरे पास आ गया v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय gr। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए सुपर एलिवेशन का फार्मूला मिल गया, एंड द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज बिकम इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय gr। ये हमें सुपर एलिवेशन का फार्मूला आपके सामने मिल गया, ठीक है ना। फॉर्मूला ड्राइव इन सच अ वे दैट, फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से ड्राइव किया है कि एक्चुअल में जो हमारा v है, ये v का वैल्यू काय में है, ये v इज इन मीटर पर सेकंड। ये स्पीड जो हमने यहां पर कंसीडर किया है, दिस स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड। जल्दी से सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए, हा हा हु करके बता दीजिए कि अगर मुझे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मुझे काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सभी के दिल से मन से आवाज निकल रही है कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 0.278 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए तो हमने आपके सामने क्या किया, यहां पर 0.278 का मल्टीप्लाई करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई 0.278 तो हमारे पास e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय gr। g का वैल्यू इज 9.81 मल्टीप्लाई बाय r। यदि मैं e की वैल्यू निकालूं तो e इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 127 r। e इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर g भी आएगा, g खा गए अपन, यहां पर g भी आएगा, ठीक है ना। सो द वैल्यू इज g भी आएगा, तो द वैल्यू इज gv स्क्वायर अपॉन 127 r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। e का वैल्यू मेरे पास क्या मिला, e का वैल्यू मेरे पास मिला gv स्क्वायर अपॉन 127 r। एंड स्पीड जो ये फार्मूला ड्राइव इस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोला, अगर मैं आपके सामने बोला सर जी, मैं लिखना भूल गया था, जी आएगा, ठीक है ना। देखिए ये फार्मूला इस तरीके से ड्राइव है कि जो स्पीड का वैल्यू होगा, ये स्पीड का वैल्यू काय में पुट किया जाएगा, स्पीड का वैल्यू पुट किया जाएगा किलोमीटर पर आवर में। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं व्हाट डू यू मीन अबाउट जी, जी का मतलब क्या है, तो जी को बोला जाता है सर गेज डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन अबाउट जी, जी को क्या बोला जाता है, तो जी को बोला जाएगा गेज डिस्टेंस, इसको मैं गेज डिस्टेंस बोलूंगा। इसी तरीके से मैं आपके सामने v की बात करता हूं तो v को क्या बोला जाएगा, v को बोला जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। हमारी ट्रेन का स्पीड क्या है, इट इज कॉल्ड एज v। और इसी तरीके से अगर मैं r की बात करूंगा तो r को क्या बोला जाएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट r तो r को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्व। अच्छे तरीके से समझिए, r को क्या बोला जाएगा, r इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्व, r को मैं रेडियस ऑफ कर्व बोलूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं मीटर गेज, तो मीटर गेज में g का वैल्यू 1 मीटर रख देना। इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज में g का वैल्यू 1.676 रख देना। और इफ आई विल टॉक अबाउट नैरो गेज, अगर मैं नैरो गेज की बात करूंगा तो g का वैल्यू आप 0.762 मीटर रख देना। क्लियर। अच्छा एक बात सुनना, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कितना केंट में प्रोवाइड कर सकता हूं या कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड। तो इसके लिए इंडियन रेलवे मुझे एक रिकमेंडेशंस देता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, ये आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि ये काम की चीजें ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। क्लियर। सो मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं, देखिए मैंने आपके सामने क्या लिखा सर, मैंने आपके सामने लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट या फिर केंट का एक और नाम है सुपर एलिवेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट या फिर सुपर एलिवेशन, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपके सामने क्या बोलता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केंट या फिर सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसके लिए मैं आपके सामने छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझिए और सुनने की कोशिश करिएगा। आईआर यानी इंडियन रेलवे ने हमारे लिए कुछ मैक्सिमम वैल्यू गिवन दिया हुआ है, अच्छे तरीके से सुनिए। और ये मैक्सिमम वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए सर ये मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छे तरीके से आपको सिर्फ सुनना है और समझने की कोशिश करना, बाकी और कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, बाकी का काम मेरा है, मैं आपको लिखवा देता हूं और चीजों को बता देता हूं, ठीक है ना। सिर्फ आप आराम से बैठिएगा बस। इस तरीके से आप सभी एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से आप टेबल बनाइए मेरे भाई, इस तरीके से टेबल को बना लीजिए। यहां पर मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां पर मैं लिखता हूं स्पीड, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने क्या बोला, हमने आपके सामने बोला सर, हमने आपके सामने क्या बोला, यहां पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, इसको मैंने सीरियल नंबर बोला। और यहां पर मैंने लिखा स्पीड, स्पीड इज ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड इज ग्रेटर देन 120 किलोमीटर, सॉरी स्पीड इज लेस देन और इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ऐसा लिखिएगा, स्पीड इज लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर 120 से कम या फिर 120 के बराबर, लेस और इक्वल लिख लेना। और यहां पर आप लिखिएगा स्पीड इज ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई तो क्या होगा, और अगर स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है या उसके बराबर है तो क्या होगा। क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं सीरियल नंबर के बारे में, सो दिस इज अवर सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। यहां पर लिखिए ब्रॉड गेज, यहां पर लिखिए मीटर गेज, यहां पर लिखना पड़ेगा नैरो गेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहां वैल्यू क्या गिवन देता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू। ये हमसे बोलता है, ये हमसे क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 120 किलोमीटर से कम है
या उसके बराबर है, लेकिन आप कौन सा ट्रैक यूज कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग अ ब्रॉड गेज। अगर आप ब्रॉड गेज ट्रैक का यूज कर रहे हैं तो देखिए ब्रॉड गेज ट्रैक में क्या होगा, अच्छे तरीके से सुनिए। ब्रॉड गेज ट्रैक में क्या होगा, ब्रॉड गेज ट्रैक में आपको जो सुपर एलिवेशन का वैल्यू लेना पड़ेगा मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं 16.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप स्पीड इज ग्रेटर देन 120 तो आप ले सकते हैं 18.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने मीटर गेज की बात करता हूं तो मीटर गेज के केस में दिस वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और नैरो गेज के केस में अगर स्पीड लेस और इक्वल टू 120 है सो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। मेरे भाइयों अच्छे तरीके से एक बात सुन लेना, मैं वापस से बता रहा हूं, अच्छे तरीके से एक बात सुन लेना, बात ये सुन लेना कि एक्चुअल में ये स्पीड, ये वाली वैल्यू आपको एकदम याद होनी चाहिए टंग पर, क्योंकि जब हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे मैं आपके लिए टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में ले जाने की कोशिश, मैं जो आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ा रहा हूं, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन कमजोर नहीं है। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस ज्योमेट्रिक डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये आपको डेप्थ बता के जाऊंगा कि आपको रेलवे के डेप्थ में दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में दिक्कत। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सब कुछ बता दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं आपको डेप्थ बता के जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने इन दोनों की कंडीशन में बात करता हूं तो इंडियन रेलवे मुझे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं देता है, और वैल्यू इसलिए वो हमें गिवन नहीं देता है सर, इसलिए वैल्यू गिवन नहीं देता है क्योंकि वो बोलता है कि अगर मैं आपके सामने बात करता हूं काय के बारे में, यदि मैं आपके सामने बात करता हूं ब्रॉड गेज सॉरी मीटर गेज और नैरो गेज के बारे में, तो नैरो गेज और मीटर गेज पर 120 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड पर चलने वाली ट्रेनें अवेलेबल है ही नहीं, और इतनी ज्यादा स्पीड ब्रॉड गेज और नैरो यानी इतनी ज्यादा स्पीड मीटर गेज और नैरो गेज पर अचीव की ही नहीं जा सकती। क्लियर, ये स्पीड केवल और केवल ब्रॉड गेज पर ही अचीव की जा सकती है। आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला था, और मैंने आपके सामने ये बोला था मेरे भाई, मैंने आपके सामने ये बोला था कि मीटर गेज और नैरो गेज के कंपैरिजन में आप सभी को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का मतलब ही ये होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रॉड गेज आएगा, ब्रॉड गेज के केस में स्पीड का वैल्यू क्या होता जाएगा, स्पीड का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। और हम सभी को पता है आज के टाइम पर दो ही चीजें सबकी इंपॉर्टेंट है, एक पैसा दूसरा समय, है राइट। तो समय बचाने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो इसीलिए हमें मीटर गेज और नैरो गेज के केस में 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड की वैल्यू को कंसीडर नहीं करवाता है। क्लियर, चलिए सर इन चीजों को याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला कि इन चीजों को याद कैसे रखेंगे सर, हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। रिपीट क्या करना है बेटा, हमने आपके सामने केवल ये बोला कि स्पीड अगर लेस देन 120 kmph है तो ब्रॉड गेज के केस में 16.5 ज्यादा से ज्यादा 16.5 सेंटीमीटर आप कैंट रख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं स्पीड 120 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप 18.5 सेंटीमीटर तक का कैंट वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके बाद मैंने आपके सामने बोला था, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए मैं आपके सामने क्या बोलने की कोशिश करना चाहता हूं, ठीक है ना। हाँ वही तो मैंने आपके सामने बोला कि हाँ अमर मलिक, मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ, अमर मलिक जी मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करिएगा कि सर अगर मान लीजिए इस तरीके से हमने आपके सामने बोला कि यहाँ पर कुछ भी आए, नहीं यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके सामने ये आएगा ई का वैल्यू, ये ई का वैल्यू मेरी समझ से यहाँ पर आना चाहिए इज इन मीटर, ठीक है ना। मीटर में ई का वैल्यू आएगा, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। उस फॉर्मूले से जो निकला वो मीटर में निकलेगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इज इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपन को सेंटीमीटर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब मैंने आपके सामने बोला इसको याद करने का तरीका क्या है सर, याद करने का तरीका बताओ ना जरा, ताकि हमें फीलिंग्स आ जाए, एम आई राइट। तो फीलिंग लाना इज द मेन टास्क, बिना फीलिंग के कुछ नहीं होता। रात का टाइम है, रात के टाइम में फीलिंग तो उबाल पर होती है भाई साहब, फीलिंग उबाल पर होती है, एम आई राइट। चलिए अपन थोड़ा सा देखते हैं कि सर इसको याद करने का तरीका बताइए सर, याद करने का तरीका, ठीक है ना। तो सर एक बुलेट ट्रेन की जगह अगर सारे ट्रैक में ब्रॉड गेज लगा दें तो क्या एफिशिएंट होगा सर। एक्चुअल में ब्रॉड गेज की जब मैं बात करता हूं ना सर, तो बुलेट ट्रेन कभी ब्रॉड गेज पर नहीं चलती, याद रखिएगा। बुलेट ट्रेन इतनी एफिशिएंट, इतनी कॉस्टली इसलिए है सर क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए मुझे स्टैंडर्ड गेज की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे मेट्रो ट्रेन की बात करता हूं तो मेट्रो ट्रेन के लिए स्टैंडर्ड गेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए भी मुझे स्टैंडर्ड गेज की ही जरूरत पड़ेगी। ब्रॉड गेज पर बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। और अगर कंक्रीट स्लीपर और हमारी फ्लैट फुटेड रेल पर अगर तुमने ब्रॉड गेज, अगर मान लीजिए तुमने बुलेट ट्रेन को दौड़ा दिया, अरे भैया क्रीप ऑफ रेल का कंसेप्ट सुने हो, अभी बताया ना मैंने क्रीप ऑफ रेल। क्रीप ऑफ रेल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर। स्लीपर के रिस्पेक्ट में अगर हमारी रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगा तो उसको क्रीप ऑफ रेल बोला जाएगा। हर दिन क्रीप ऑफ रेल होता जाएगा, इतना तेज। अरे यार तुम सोचो, अभी हमारी रेल 150 kmph की स्पीड पर चलती है, 130 kmph की स्पीड पर चलती है सर, तो कितना भयंकर, कभी कभार 130, 150, 160, 200 kmph पर हमारा स्पीड में इतना ज्यादा इलोंगेशन आ जाता है, यानी क्रीप ऑफ रेल हो जाता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल और रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, ठीक है ना। अगर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी, अरे तोते उड़ जाएंगे, तोते, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए कुछ अलग से गेज, स्टैंडर्ड गेज का यूज करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा मेरे भाई। हम आपके सामने बात क्या करने वाले थे, हम आपके सामने बात करने वाले थे ये वैल्यू याद कैसे रखें, ठीक है। तो सर पहली बात 18.5 तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद इनकी वैल्यू मैं बता देता हूं।
मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए मैं ब्रॉड गेज की बात करता हूं तो ब्रॉड गेज का मतलब क्या होता था, ब्रॉड गेज का मतलब होता था 1.676 मीटर। तो 1.676 अकेला क्वांटिटी याद रखो, 1.676 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब क्या होगा 16.7 समथिंग, एम आई राइट। तो इसको याद करने का तरीका है कि ब्रॉड गेज में जब हम गेज डिस्टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगा। जैसे मैं अगर आपके सामने मीटर गेज की बात करता था, इफ आई विल टॉक अबाउट मीटर गेज की बात करूंगा तो 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। सो 10 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं आपके पास नैरो गेज की बात करता हूं, नैरो गेज क्या होता था 0.762 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आ गया 7.6 आ गया। क्लियर। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा बोल सकता हूं कि ई मैक्स का जो वैल्यू होगा इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू गेज डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 10। यानी अगर मैं गेज डिस्टेंस में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे भाई तो मुझे लगभग वैल्यू मिल जाएगा इसका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का। तो ये आपको याद रखने का ट्रिक है, इट्स नॉट अ लॉजिक, ये कोई लॉजिक नहीं है सर, ये सिर्फ हमने जुगाड़ बताई है एक छोटी सी आपको कि किस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, बट इट इज नॉट अ लॉजिक, इट्स नॉट अ साइंटिफिक लॉजिक, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, इट इज अ जुगाड़, ये एक जुगाड़ है, इस जुगाड़ की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। क्लियर, इट इज अ जुगाड़, ये जुगाड़ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कोई अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, एक छोटी सी चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, एक छोटा सा चीज और पढ़ लीजिएगा, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है ना। या फिर देखिए इक्विलिब्रियम स्पीड की जब मैं आपके सामने बात करूंगा, इक्विलिब्रियम स्पीड की जब मैं आपके सामने बात करता हूं, अच्छे तरीके से सुनिएगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इक्विलिब्रियम स्पीड के अंदर एक छोटा सा स्पीड आता है, इक्विलिब्रियम स्पीड के अंदर एक छोटा सा स्पीड आता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है आपसे, दिस इज वेटेड एवरेज स्पीड, उसको क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज स्पीड, उसको मैं वेटेड एवरेज स्पीड बोलूंगा। इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू वेटेड एवरेज स्पीड, अगर मैं आपके सामने वेटेड एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए, वेटेड एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, यदि मैं आपके सामने सर वेटेड एवरेज स्पीड का बात करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना सर, 10 मिनट के बाद हो जाएगा क्लास, आप 10 मिनट 5 मिनट के बाद हो जाएगा, आप 5 मिनट और वेट कर लीजिएगा, 5 मिनट के बाद अपन क्लास को खत्म कर देते हैं आज, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि वेटेड एवरेज स्पीड की बात करता हूं, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक ये रेल्स हैं दो, ये दो रेल्स हैं, और मैंने आपके सामने बोला कि यहां पर मैंने एक सेक्शन को कट किया, आई विल कट अ सेक्शन हियर। मैंने सर जैसे ही यहां पर एक सेक्शन को कट किया, इफ आई कट अ सेक्शन, मैंने आपसे बोला यहां से n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स, n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड v1 है। मान लो n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स, n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी निकल रही हैं, मान लो 10 ट्रेन ऐसी हैं जिनका स्पीड v1 है, तो 10 का मतलब n1। क्लियर। मैंने आपके सामने बोला सपोज दैट n1 नंबर ऑफ ट्रेन ऐसी हैं, सपोज दैट n1 नंबर ऑफ ट्रेन ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v1। इसी तरीके से मैं आपके सामने बात करता हूं, इसी तरीके से हम आपके सामने बात करते हैं कि n2 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v2, n2 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिसका स्पीड इज v2। क्लियर। इसी तरीके से मैंने बोला n3 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v3। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रेन्स होंगी, nn नंबर ऑफ ट्रेन्स होंगी जिनका स्पीड vn होगा। क्लियर। मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए, मैंने बोला n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं, n1 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v1, n2 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v2, n3 नंबर ऑफ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका स्पीड इज v3, n4 नंबर ऑफ ट्रेन्स, इसी तरीके से डैश 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 चलता जाएगा, एम आई राइट। इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कैलकुलेट वेटेड एवरेज, आप वेटेड एवरेज स्पीड की बात बताओ, वेटेड एवरेज स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला वेटेड एवरेज स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वेटेड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वेटेड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, वेटेड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका होता है क्या, इज इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2, n1v1 प्लस n2v2 प्लस डैश 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 डिवाइडिंग बाय
n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश डिवाइडिंग बाय n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैं एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज, अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करता हूं तो वेटेड एवरेज स्पीड मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज स्पीड। तो वेटेड एवरेज स्पीड मुझे इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाई, स्टेटमेंट को और अच्छे से देखते हैं। ये हमने वेटेड एवरेज स्पीड बताया, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये हमसे क्या बोलता है। सेकंड टास्क बताने की कोशिश करता हूं, आपकी परमिशन हो तो 10 मिनट और ले लूं क्या? 5 मिनट? आपकी परमिशन हो तो मैं 5 मिनट और ले लेता हूं सर, ठीक है ना। सिर्फ 5 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छी चीज बता रहा हूं कुछ जो किताबों में जनरली मिसिंग रहती हैं। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला, देखिए मैंने क्या बोला आपके सामने, मैंने बोला सेकंड, अगर इफ, देखिए सेकंड कंडीशन, इफ अप्रूव्ड स्पीड, जो आपका रेलवे बोर्ड स्पीड को अप्रूव करेगा, इफ अप्रूव्ड स्पीड, बहुत ध्यान से सुनिए, इफ अप्रूव्ड स्पीड, यदि अप्रूव्ड स्पीड का वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनिए, इफ अप्रूव्ड स्पीड, मैंने आपके सामने बोला इफ अप्रूव्ड स्पीड इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, अगर अप्रूव्ड स्पीड का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, इफ अप्रूव्ड स्पीड इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, अगर मान लीजिए अप्रूव्ड स्पीड का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, इफ अप्रूव्ड स्पीड इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हमसे क्या बोलता है, अच्छे तरीके से सुनिए। इस कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय वी मैक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय वी मैक्स। इस तरीके से मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बोलता हूं और किस तरीके से, ये तो एक क्राइटेरिया है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, और सेकंड क्राइटेरिया भी है, और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो और कैलकुलेट कर सकता हूं मैं सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, ठीक है ना। मार्टिन फॉर्मूला ने जो भी सेफ स्पीड का वैल्यू मुझे गिवन दिया है, सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, तो मार्टिन फॉर्मूले ने जो सेफ स्पीड का वैल्यू मुझे गिवन दिया है, सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, और वी एवरेज या तो निकालूंगा 3/4 ऑफ वी मैक्सिमम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3/4 ऑफ वी मैक्सिमम। इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगा, इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगा उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा अप्रूव्ड, इसी को बोला जाएगा एवरेज स्पीड। लेकिन ये केवल और केवल तब कब कंसीडर करनी है, जब जब अप्रूव्ड स्पीड का जो वैल्यू है, अप्रूव्ड स्पीड का वैल्यू ग्रेटर हो 50 kmph से। यदि मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा, सर इसको वेटेड क्यों बोलते हैं? सर वेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेटेड ऐसा ही निकाला जाता है बेटा, है ना। हमने आपने बचपन में पढ़ा होगा n1 w1 तो n1 w1 प्लस n2 w2 प्लस n3 w3 डिवाइडिंग बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये वेटेड निकालने का तरीका होता है, ये वेटेड निकालने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मैं आपके सामने बात करता हूं काय के बारे में, मैं आपसे बोलता हूं थर्ड कंडीशन, if approved speed is less than 50 kilometer per hour, if approved speed is less than 50 किलोमीटर पर आवर, अगर अप्रूव्ड स्पीड क्या है, अप्रूव्ड स्पीड का वैल्यू लेस देन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के। इफ अप्रूव्ड स्पीड इज लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर, अगर अप्रूव्ड स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम है, ठीक है ना, अगर 50 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, उस कंडीशन में भी ये हमें दो क्लॉज देता है। पहला क्लॉज ये हमसे बोलता है कि एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड मैक्सिमम स्पीड के बराबर होगा, और या फिर या तो एवरेज स्पीड मैक्सिमम स्पीड के बराबर होगा, और या फिर सेकंड कंडीशन ये हमसे बोलता है कि जो आप सेफ स्पीड निकालोगे मार्टिन्स फॉर्मूला से, ये हमसे बोलता है सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला। अगर मार्टिन फॉर्मूले की बात करता हूं, सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन फॉर्मूला, अगर मैं मार्टिन फॉर्मूला की बात करूंगा, इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, अप्रूव्ड स्पीड, इसको मैं एवरेज स्पीड बोलूंगा। यदि अप्रूव्ड स्पीड कैसे कम है, 500, अप्रूव्ड स्पीड अगर 50 kmph से क्या है, 50 kmph से कम है।
क्लियर। तो यहाँ पर आकर अपना पहला टॉपिक सेफ स्पीड खत्म होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल के दिन आज मैं क्लास को यहाँ रोक देता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चे नहीं जाग पाते हैं इस कारण से। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं कल के टॉपिक के बारे में, तो कल हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन एकदम खत्म हो जाएगा और परसों से हम वापस आपके सामने स्टार्ट करेंगे एयरवे इंजीनियरिंग के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आइएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपने थोड़ी सी दिक्कत करी तो बहुत बड़ी दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कल आप आते हैं, कल अपन मिलते हैं। आज के आपके रिस्पॉन्स के लिए इस रात में 1 बजे भी आप 160 लोग मेरे सामने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर हूँ सर आप लोगों की वजह से, ठीक है ना। ऐसे ही तरीके से मुझे रिस्पांस देते रहिएगा, दिल से खुशी होती है और दिल से पढ़ाने का मन करता है आपके लिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिलवा देता हूँ सर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए दिलवा देता हूँ, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मुझे स्क्रीनशॉट आप लोग ग्रुप पर सेंड कर देना, यहाँ पीडीएफ नहीं बन पा रहा है अभी, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट है आज का। दिस इज फर्स्ट स्क्रीनशॉट, दिस इज अवर सेकंड स्क्रीनशॉट, ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। फर्स्ट स्क्रीनशॉट, दिस इज सेकंड स्क्रीनशॉट, दिस इज थर्ड स्क्रीनशॉट, ये थर्ड स्क्रीनशॉट है। दिस इज थर्ड स्क्रीनशॉट, दिस इज फोर्थ स्क्रीनशॉट, दिस इज फोर्थ स्क्रीनशॉट, दिस इज फिफ्थ स्क्रीनशॉट। इसके दो पार्ट होंगे, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, और एक इसका सेकंड पार्ट ये वाला भी है सर, सेकंड पार्ट इज दिस, इसके दो पार्ट होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग सेंड कर दीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इज दिस, इसके 2-3 पार्ट हैं, 1 मिनट में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट है इसका, जल्दी से निकाल लीजिएगा। दिस इज अवर फर्स्ट स्क्रीनशॉट एंड दिस इज अवर सेकंड स्क्रीनशॉट, ये हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट होगा। दिस इज अवर सेकंड स्क्रीनशॉट, ये सेकंड स्क्रीनशॉट है सर। दिस इज अवर सेकंड स्क्रीनशॉट, next screenshot is this is our next screenshot, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इज दिस, ये हमारा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है। दिस इज लास्ट स्क्रीनशॉट हियर, यहां पर ये लास्ट स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है ना। सर ई से स्पीड कहां निकला, रुकिए सर, निकलेगा कल, निकलेगा ई से स्पीड कल निकलेगा, ठीक है। चलिए सो फिर थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास माय डियर, मिलते हैं अपन कल। आइए सर कभी गोवा, सर बिल्कुल बुलाइए आप, गोवा आना तो हर किसी के मन की बात होती है एकदम। सर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, सर सब लूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, नहीं भी लूंगा तो आपको यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा ना मैं, आप टेंशन मत लीजिए सर। मैंने बोला या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं पर्सनली आपको यानी कि वो क्या कहते हैं यूट्यूब पर डालूंगा ना मैं वीडियो बाद में बना के न्यूमेरिकल सेशन के। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आराम से सोइएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।